गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने 144, 180, 192 का में से निकाला अभाज्य गुणनखंड विधि से। आज हम एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जो महत्तम समापवर्तक का बिल्कुल उल्टा होता है। तो पहले लघुत्तम समापवर्तक को निकालने से पहले मैं इसकी आपको परिभाषा समझा देता हूँ। एलसीएम क्या होता है, मतलब लैसर क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसकी क्या परिभाषा है, वह छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का, ये ऐसा लिख दो, जो दी गई संख्याओं से उल्टा होता है स्टूडेंट्स, ये वैसे का, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान देना, मैसे में क्या होता है, मैसे में तो दी गई संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होती है। जैसे दी गई संख्याएं ये दोनों बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाजित है, दोनों दी गई संख्याएं विभाजित होती है, ध्यान देना। और यहाँ छोटी से जो छोटी संख्या है वो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है, उल्टा होता है मैसे का लैसे। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैसे में क्या होता था, जैसे मैसे का लेता हूँ 8 12 दोनों का मैसे आया 4। तो यहाँ तो क्या करता था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होती थी ये मैसे, ये दी गई संख्याओं को विभाजित करती थी। लेकिन लैसे, अगर इनका मैं लैसे निकालूं 8 12 का, तो मैं लैसे निकालना तो सिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 8 12 का मैं लैसे 24 होता है। तो अब लैसे में देखो, लैसे में क्या होता है, लैसे खुद इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। 8 का भाग भी 24 से पूरा पूरा जा रहा है, 12 का भी जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उल्टा होता है। मैसे में तो मैसे क्या करता है, दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, और लैसे में लैसे खुद दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। तो उल्टा होता है लैसे मैसे का। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, क्या कहलाती है, लैसे कहलाती है। तो देखिए जैसे 8 और 12 का, 8 और 12 का लैसे ज्ञात कीजिए लघुत्तम। ऐसे भी याद करते हैं हम, 8 और 12 का लैसे देखो इस प्रकार से भी याद करते हैं। 2 का भाग गया, 2 चौके 8 कौमा, तो 6 की 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है स्टूडेंट्स, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, अर्थात 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए 3 का 3। फिर 3 का भाग देंगे तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 3 एकम 3। तो लघुत्तम आया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 किया 24। तो आप देखेंगे कि जो ये एलसीएम आया है परिभाषा के अनुसार, अब देखो 8 और 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी संख्याएं, 24, और 24 के बाद 48, 48 के बाद 72, 96 इत्यादि। 8 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं 24 से स्टार्ट होती है, ध्यान देना। 24, 48, 72, 96, इन सभी संख्याओं में से आगे इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होंगी ना, जिनमें 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 का भी। तो परिभाषा के अनुसार वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, मतलब 8, जो दी गई संख्याओं से, ये दोनों दिया 8 12, इनसे पूर्णतः विभाजित हो। तो 8 और 12 से दी गई संख्या, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या 24 है। 24 से छोटी अगर आप कोई संख्या देंगे
और उसमें 8 12 दोनों का भाग देंगे तो दोनों का भाग नहीं जाएगा। अर्थात दुनिया में 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो जिसमें 8 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 12 का भी जाए, दोनों का ही जाना चाहिए। यदि एक का जाए एक का नहीं जाए तो 24 में भी जाएगा 8 12 का भाग, 48 में भी जाएगा इन दोनों का पूरा पूरा भाग, इन दोनों का पूरा पूरा भाग 72 में भी जाएगा, इन दोनों का पूरा पूरा भाग 96 में भी जाएगा। और आगे इस प्रकार से अनंत संख्याएं होंगी जो 8 12 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन परिभाषा के अनुसार जो 8 12 जिन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है उनमें छोटी से छोटी कौन सी है? 24। कौन सी है? 24। बाकी सब 24 से बड़ी है, इसलिए एलसीएम 24 आएगा। अगर आप एलसीएम 48 लिखते हैं तो परिभाषा के अनुसार गलत है। बेशक 48 में 8 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 12 चौके 48, 8 छक्के 48, लेकिन परिभाषा क्या कह रही है? वह छोटी से छोटी, मतलब 8 12 जिन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेंगे दोनों मिलकर उनमें सबसे छोटी कौन सी है? 24 है। तो एलसीएम परिभाषा के अनुसार 24 आएगा। ये मैसे का उल्टा चलता है। मैसे को दी गई संख्याओं, अब मैसे कितना है इनका? 4, तो मैसे को दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है और लैसे में दी गई संख्याएं लैसे को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो ये आपका लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके नहीं समझ में आया तो मुझे बताते रहना स्टूडेंट्स। चैनल्स को, अपना ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लो, आपके पैसे नहीं लग रहे, इसको लाइक भी करें, इसमें भी पैसे नहीं लग रहे, तो आप इसको आज मेरे कहने से लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम आते हैं कल वाले प्रश्न पे। कल वाले प्रश्न में हमने पैसे निकाला तो 144, 180, 192 इनका हमने लैसे निकाल दिया था। अब लैसे के लिए हम क्या करेंगे? 144 अभाज्य गुणनखंड विधि से 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया 72 में। जब भी कोई संख्या में 2 का भाग देते हैं तो वो आधी हो जाती है 36। 2 का भाग 36 में दिया 18, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 1 2, देखिए 3 या 2 है गुणा 3 की घात 2। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 90, 45, 3 का भाग गया 45 में 15 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो क्या आ गया? 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 5। इसके बाद 192 का भाज्य गुणनखंड 2 नाम 18, 2 छक्की 12, 48, 48 में 2 का भाग दिया 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 3 गुणा 1 2 3 4 5 6 और ये गुणा 3, और यहाँ गुणा में 1 लगा सकते हैं क्योंकि सारी संख्याएं 1 से गुणा होती हैं। अब देखिए एलसीएम लघुत्तम में क्या करते हैं? सबसे पहले हम कोई कॉमन देखते हैं, 2 2 2, तो कॉमन में हम लेंगे सबसे बड़ी घात। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ में तो हम छोटी घात लेते थे, तो लघुत्तम समापवर्तक में इनकी बड़ी घात उल्टा चलेंगे। 3 3 3 3 3 भी है। अब 3 की घात या 2 है या 1 है, तो बड़ी घात कौन सी आएगी? 2। और अब 1 5, अब यहाँ 5 यहाँ है। अब देखो महत्तम समापवर्तक में तो हमने क्या किया था? कल 5 कॉमन नहीं थे इन तीनों पदों में, तो हमने 5 को एचसीएफ में नहीं लिखा, लेकिन एलसीएम में 5 को लिखेंगे। एलसीएम में 5 को लिखेंगे, अर्थात कल महत्तम समापवर्तक में जो राशि हमने छोड़ी थी बिना कॉमन वाली, तो लघुत्तम में उसको लिखेंगे लैसे में। क्यों? क्योंकि लैसे मैसे का उल्टा होता है।
हमने कल 5 को काउंट नहीं किया क्योंकि महत्तम समापवर्तक में हम केवल उन्हीं राशियों को लिखते हैं जो कॉमन होती हैं, जो कॉमन नहीं होती उनको नहीं लेते हैं। और ये भी बता दिया क्यों नहीं लेते हैं, ये भी मैंने आपको कल कारण बताया था। और महत्तम समापवर्तक में तो कॉमन राशि की छोटी घात आती है, तो लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक का उल्टा क्या होगा, इसकी बड़ी घात आएगी, यहाँ भी बड़ी घात आएगी। अब कल हमने जो कल 5 कॉमन नहीं था तीनों पदों में, तो एचसीएफ में बिना कॉमन वाली राशि को नहीं लिखते, तो एलसीएम उल्टा होता है, तो एलसीएम में लिखेंगे 5 और गुणा 1। अब यह आ गया आपका 2 की घात 6 का मान 64 गुणा 9 गुणा 5 64 गुणा 9 पंजे 45। 64 को 45 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2880। कितना आएगा 2880, अर्थात 2880 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं जिसमें 144 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, 180 का भी चला जाए, 192 का, सबसे छोटी संख्या यही है। इससे बड़ी इन तीनों का भाग जिस संख्या में जाएगा वो इससे बड़ी तो हो सकती है 2880 से, लेकिन छोटी नहीं होगी। तो परिभाषा के अनुसार वह छोटी से छोटी संख्या 2880 है जिसमें दी गई इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है दुनिया में, बड़ी हो सकती है छोटी नहीं है। परिभाषा में हमको क्या है, छोटी से छोटी तो छोटी छोटी यही है, ठीक है। अब आप 2880 में 144 का भाग दोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 180 का दोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 192 का दोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, फिर समझा रहा हूं, महत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं, जो राशि कॉमन होती है वो लिख लेते हैं और उसकी छोटी घात। क्यों छोटी घात क्यों लिखते हैं, मैंने कल का वीडियो देखना उसमें बता दिया। और अब आता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में जो राशि कॉमन होती है वहां छोटी से छोटी घात होती है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 कॉमन है, 3 की बड़ी घात 2 है। अब कल हमने 5 को ले महत्तम समापवर्तक एचसीएफ में यह नहीं लिखा था, छोड़ दिया था, तो लघुत्तम समापवर्तक चूंकि उल्टा होता है तो इसमें लिखेंगे 5 को, ठीक है। अर्थात लघुत्तम समापवर्तक में कोई राशि कॉमन नहीं है तो वो भी लघुत्तम समापवर्तक में आती है, लेकिन महत्तम समापवर्तक में वही राशि आती है जो कॉमन होती है और उनकी भी छोटी घात महत्तम समापवर्तक में। और लघुत्तम में कॉमन राशियों की बड़ी घात, और जो राशियां कॉमन नहीं है उनको भी लघुत्तम समापवर्तक में काउंट किया जाता है, क्योंकि तभी छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है। देख लीजिए स्टूडेंट्स इसको, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 2 से ज्यादा संख्याओं का, 1 2 3 2 से ज्यादा संख्याओं का सवाल। अब एक सूत्र बता रहा हूं आपको 8 12 का ही। मैं 8 12 का एचसीएफ लूंगा पहले। कल मैंने इसी सवाल का एचसीएफ आपको रफ में निकाल के दिखाया था 4, और 8 12 का आपको आज मैं कल भी एलसीएम निकाला, आज भी निकाला, इसका एलसीएम निकाल के दिखाया मैंने आपको 24, अभी निकाला था हमने। तो देखिए 8 12 का एचसीएफ 4 होता है, एलसीएम 24 क्यों होता है, मैंने आपने बता दिया, कल भी बता दिया, आज भी बता दिया। तो अब आप देखिए ये दी गई संख्याएं, ये इन दोनों का एचसीएफ है, ये इन दोनों का एलसीएम है। अगर मैं इन दोनों राशियों का गुणा करूं तो दोनों राशियों का गुणा कितना आएगा, दी गई संख्याओं का, दोनों राशियों का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका आ गया 8 गुणा 12 बराबर 96। अब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ, इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएफ का गुणनफल कितना आएगा, 4 गुणा 24 96। तो दोनों बराबर आए स्टूडेंट्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल 8 12 का गुणनफल 96 और इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 96। इसका मतलब ये हुआ कि सूत्र बन गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मतलब 8 पहली संख्या और दूसरी संख्या 12, दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल
बराबर होता है किसके, इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये सूत्र बन गया, ये मैंने नहीं बनाया, ये इस कह रही है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी वही क्षण में आया और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्षण में आया, तो इसका मतलब सूत्र बन गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर उनका उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये सूत्र बन गया। अब लेकिन ये जो सूत्र है केवल दो संख्याओं के लिए ही है, दो से ज्यादा संख्या होगी तो ये सूत्र लागू नहीं होगा, ये ध्यान कर लेना। केवल दो संख्याओं के लिए, पहली और दूसरी के लिए। इसको उतार लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, उदाहरण नंबर 4 है 510 और 92 के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो और फिर इनकी जांच भी करो कि इन दोनों का गुणनफल इनके एचसीएफ, इन दोनों की जांच भी करनी है कि इन दोनों का गुणा इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई में 0 का अंक है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग ऐसे नहीं दो तो 2 का भाग ऐसे भी दे सकते हो आप, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, भाग 255 मर गया, अर्थात 510 का आधा 255। फिर इकाई में 5 का अंक है तो 5 का भाग जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, फिर इसमें 3 का जाएगा 17, 3 का स्टूडेंट्स 3 का भाग में ही जा रहा है, 5 5 10 और 2 12, अंकों का योग 12 3 से विभाजित है, 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर यहाँ 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 85, 5 का भाग 17 बढ़ जाता है, फिर 17 का 17 में 1 बढ़ जाएगा क्योंकि 17 भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए कितने आपके, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और अब देखते हैं 92 के, 92 के आ गया आपका 46, 2 का भाग दिया गया, फिर 2 का भाग दिया 23, फिर 23 में 23 का भाग दिया 1 मर गया, तो 92 बराबर देखो 2 गुणा 23, 2 गुणा 23, ठीक है, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 23, 2 2 पर गुणा तो 2 घात में जाएंगे। अब इनका सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एचसीएफ बराबर देखिए सबसे पहले एचसीएफ में मैंने क्या कहा, कॉमन संख्या 2 2, अब इनमें से जो संख्या कॉमन 2 है तो उसमें छोटी घात यही है 1, अब यहाँ ऊपर घात नहीं लग रही है तो यहाँ 1 मानी जाएगी, तो यही आएगा छोटी घात में 2। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, और यहाँ 23 है, ऊपर 23 नहीं है, अर्थात ये कोई भी राशि कॉमन नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ में हम इनको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, आप कहोगे सर हम तो लिखेंगे 3 लेंगे, अरे भाई 3 लोगे तो एचसीएफ की परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो 3 इसको भी पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए, इसको तो करती है, 3 का भाग इसमें तो जाएगा लेकिन 92 में नहीं जाएगा, जो परिभाषा के विरुद्ध है। इसलिए जो राशि कॉमन नहीं है उनको हम एचसीएफ में नहीं लेते हैं, लेकिन एलसीएम में लेते हैं, और 1 का गुणा भी यहाँ अपनी तरफ से कर देते हैं, तो 1 कॉमन है तो 1 लिखिएगा, 2 1 हम 2। अब एलसीएम, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो राशि कॉमन है उसकी बड़ी घात, और जो राशियां कॉमन नहीं है उनको एचसीएफ में तो छोड़ दिया लेकिन एलसीएम में लेंगे। क्यों, क्योंकि एलसीएम जस्ट एचसीएफ का क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब जो चीज वहां छोड़ी जाती है वो एलसीएम में ली जाती है, और कॉमन है तो कॉमन राशि की जैसे एचसीएफ में छोटी घात ली तो एलसीएम में कौन सी लेंगे, बड़ी, तो यहाँ 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और 1 भी आएगा। इनका गुणा करेंगे, इनका गुणनफल आएगा आपका 23,460। स्टूडेंट 2 की घात 2 का मान 4 होता है, ध्यान करना,
अब अपन देखेंगे कि एस दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों गुणनफल क्या आया, पहली संख्या, इधर ध्यान दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का अगर मैं गुणा करता हूं तो 510 गुणा 92, तो ये आ जाएगा आपका, दोनों का गुणनफल आ जाएगा स्टूडेंट्स 46,920। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 2 एचसीएफ और एलसीएम 23,460, तो ये हो गया 46,920। अर्थात दो संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जांच भी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको घर के लिए काम दे रहा हूं, जिन प्रश्नों का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए इनको तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर पहला है 2.2 का पहला प्रश्न के 5 भाग है, 5 भाग है। पहले में 468, 945, तीसरे में 140, ये पांचों भाग कर लेना। इनको तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में? इस प्रकार से, एक तो ये प्रश्न करना है। कैसे लिखोगे? 468 का ऐसे कर देना 2, अभाज्य गुणनखंड में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 3 का जाएगा 3 तिया 9, 3 नाम 27, 13 3 39 और 13 कम 13, मैंने समझा दिया था पहले। तो 468 को अभाज्य गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 के अंक 2 बार आए तो 2 की घात 2, 3 के अंक 2 बार आए 3 की घात 2 गुणा 13। इस प्रकार से ये 5 सवाल है पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहले में 5 भाग है, पांचों भागों को आपको करना है। और प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे में क्या है इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। इन सवालों को करना है आपको। और पाठ्य पुस्तक ले लीजिए, 10वीं क्लास की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं बदली है, केवल 10वीं 12वीं की नहीं बदली है और सब क्लासों की बदल गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, दूसरे का पहला 96, 404, 96 और 404। दूसरा है 336 व 554। इनका आपको इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद जांच भी करनी है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, जैसा कि उदाहरण करवाया था मैंने, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये सवाल आपको घर से करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। हमें पता है सब जिन स्टूडेंट्सों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके नाम हमारे पास, उनके फोन नंबर हमारे पास शो हो रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें, उनसे निवेदन है। थैंक यू।